गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग इस समय ईथर टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं और इससे पहले की वीडियो में बच्चों मैंने आपके सामने ईथर की प्रिपरेशन आप किस प्रकार करेंगे उसकी चर्चा की थी। ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था और अब हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चों वह केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पर बच्चों थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और जो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं हमने आपके सामने बोर्ड पर उस थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लिख रखा है, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। बच्चों, हम लोगों को डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया करानी है H2SO4 के साथ। आई होप अब धीरे धीरे आपको रिएक्शंस करना आ रही होंगी। देखिए किस तरह से हम लोग रिएक्शन को कराएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि डाईएथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H5। मैं साथ ही साथ नाम भी लिखता रहूँगा ताकि जिन बच्चों को नाम में समस्या होती है वो यहाँ से एक एक नाम को अपनी कॉपी पर नोट करते रहें ताकि उनको नाम व उनके फार्मूले आसानी से पता चल जाएं। तो हम लोग डाईएथिल ईथर की रिएक्शन कराने वाले हैं। किसके साथ कराने वाले हैं बच्चों? H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं। क्या बनेगा? चलिए मैं यहाँ पर इस रिएक्शन को कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। बच्चों, हम लोग गर्म करेंगे। डाईएथिल ईथर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है। मैं ये काम करता हूँ, या जो H2SO4 लिखा हुआ है उसको बच्चों मैं इस तरह से लिखे देता हूँ, H2SO4। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा बच्चों मैं क्या करता हूँ। मैं डाईएथिल ईथर को आप देखिएगा तो डाईएथिल ईथर में बच्चों हमारे पास एथिल समूह कितने हैं? एक और एक दो। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब 2 C2H5। C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिखे देता हूँ बच्चों, इसको एथिल बोलते हैं। अब देखिएगा बच्चों हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर H2SO4 के दो अणुओं को ले लेता हूँ। जब दो अणुओं को ले लेंगे बच्चों तो जो HSO4 है उनकी संख्या कितनी है? 2 है। मैं 2 पहले लगा चुका हूँ और ये 2 HSO4 है बच्चों, उनको मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ। H को क्या बोलेंगे सबको पता ही है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। या एथिल और H को बोलेंगे हाइड्रोजन। तो एथिल हाइड्रोजन, साथ ही साथ SO4 है मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना बच्चों? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। और आगे देखिएगा ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके बच्चों किसका निर्माण करेंगे? H2O का निर्माण करेंगे। तो देखिएगा बच्चों कितनी सरल तरीके से हम लोगों ने इस रिएक्शन को समझा। जब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया H2SO4 के संग कराई जाएगी, जल का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अब फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। अगली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वह PCl5 के साथ अभिक्रिया है। अब PCl5 के साथ अभिक्रिया किस तरह से हम लोग कराएंगे? चलिए हम लोग PCl5 के संग अभिक्रिया को पढ़ते हैं। हमारे पास PCl5 है। क्या बोलते हैं इसको? सबको पता होगा। इसका क्या नाम बच्चों है? इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मैं यहाँ पर बच्चों नाम लिखे देता हूँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब बच्चों हमारे पास यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो अभिक्रिया है वो हम किसके साथ में कराने जा रहे हैं? तो C2H5
COC2H5। मतलब अभिक्रिया हम लोग कराने जा रहे हैं डाई एथिल ईथर के साथ। मैं साहब इसका भी नाम लिखे देता हूँ, डाई एथिल ईथर। जब आप डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 के संग कराएंगे तो होगा क्या, चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। हमारे पास एथिल कितने हैं, 1 और 1 2, मतलब एथिल की संख्या कितनी है, 2 है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2C2H5। ये क्या चीज़ है, ये एथिल है। यहाँ पर Cl कितने हैं, 5। मैं यहाँ से 2 Cl को ले लेता हूँ, 2 पहले लगे हुए हैं, Cl लगा दिया। Cl को बच्चों क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। क्या बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। और साथ में देखिएगा बच्चों हमारे पास में P है, आप देखिएगा यहाँ पर O बचा हुआ है। और साथ ही साथ बच्चों नोटिस करना, हमारे पास 5 Cl थे, 2 मैंने यूज कर लिए, कितने बचे, 3 बचे। फार्मूला क्या बना, POCl3। और इसका बच्चों नाम क्या है, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम बच्चों इसका है, फास्फोरिल क्लोराइड। तो आप देखिएगा कितनी सरल रिएक्शन हम लोगों ने फिर एक और पढ़ी है PCl5 के संग अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी सबकी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों वह एसिटिल क्लोराइड के संग अभिक्रिया है। तो डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड के संग किस प्रकार अभिक्रिया करेगा, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसिटिल क्लोराइड का बच्चों जो सूत्र है वो CH3COCl है। किसका सूत्र है बच्चों, ये सूत्र है एसिटिल क्लोराइड का। लीजिए हमारे पास एसिटिल क्लोराइड है और एसिटिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है बच्चों हम लोग कराने जा रहे हैं C2H5O C2H5। ये क्या है सबको पता होना चाहिए, सबको इसका फार्मूला भी पता होगा बच्चों, यह डाई एथिल ईथर है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन करानी है। यह रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, इस पर आपको ध्यान रखना। यह रिएक्शन बच्चों होगी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बच्चों यह अभिक्रिया संपन्न होगी। फिर एक बार देखिएगा, इस रिएक्शन को मैं कुछ अलग तरीके से बोल रहा हूँ। क्या होता है, जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है। बहुत सरल, कुछ भी नहीं करना। देखिए बच्चों, इतने हिस्से को आप जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, CH3CO। जब CH3CO होता है तो यह एसिटिल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, एसिटिल कहलाता है। और एक ए वाला O अगर हम और जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH3COO। और उस स्थिति में यह बच्चों क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा एसीटेट। क्या कहलाएगा बच्चों, एसीटेट कहलाएगा। अब इस एसीटेट में मैं एक काम करता हूँ, क्या जोड़ना आपको, C2H5। C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। तो कंपाउंड क्या बना, एथिल एसीटेट। आगे देखिएगा यहाँ पर C2H5 है, या C2H5 किसके साथ में जुड़ जाएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा। और किस रूप में बच्चों अलग हो जाएगा, C2H5 Cl के रूप में। आपको नाम तो पता ही होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, C2H5 को एथिल और Cl को बच्चों क्लोराइड। क्या क्या प्राप्त होता है एक बार फिर देख लीजिएगा। जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपको एथिल एसीटेट प्राप्त होगा और साथ ही साथ बच्चों अपने को एथिल क्लोराइड भी प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने यह रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं।
अब जिस नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे वह रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मतलब जानते हैं, कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से, ऑक्साइड को O से। तब जब कोई चीज़ अकेली होती तो उसको मोनो बोलते हैं, कोई चीज़ जब दो बार लिखी जाती तो उसको डाई बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ऑक्साइड कैसा है? मोनो, अर्थात एक बार लिखना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या हुआ? CO हुआ। और इसकी अभिक्रिया किसके संग में करानी है? तो बच्चों इसकी अभिक्रिया करानी है C2H5O C2H5, अर्थात इसकी अभिक्रिया अपने को करानी है डाई एथिल ईथर के साथ। यह डाई एथिल ईथर हो गया। अभिक्रिया करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के संग अभिक्रिया कराएंगे तो आपको बच्चों BF3 क्या बोलते हैं? बोरान ट्राईफ्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चों? बोरान ट्राईफ्लोराइड। और बच्चों आपको जल लेना है, तो बोरान ट्राईफ्लोराइड और आपको जल लेना है और इन दोनों की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराएंगे। कैसे कराएंगे? C2H5 को हम लोग इसी तरह से नोट कर लेंगे। आगे देखिएगा, यह जो CO लगा हुआ है उसको यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद इतना हिस्सा वापस फिर नोट कर देंगे OC2H5। यह जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है एथिल प्रोपियोनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एथिल प्रोपियोनेट। अगर आपसे कहा जाए कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जाएगी बच्चों एथिल प्रोपियोनेट अपने को प्राप्त होगा। आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। हम लोग 7th रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब जिस नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग करने वाले हैं उस रिएक्शन में बच्चों हम लोग डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया कराने वाले हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला है बच्चों CH3CO का होल ट्वाइस O, ये फार्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, ये फार्मूला किसका है? एसिटिक एनहाइड्राइड का। क्लियर हो गई होगी सबके सामने बातें। एसिटिक एनहाइड्राइड के संग हम लोग अभिक्रिया कराने जा रहे हैं किसकी? डाई एथिल ईथर की। आपको बच्चों यह ध्यान रखना है कि यह अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में बच्चों यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अब किस तरह से होगी चलिए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, क्या रिएक्शन रहने वाली है। बच्चों CH3CO कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और CH3CO को नोट कर देता हूँ। इतनी बात सबके समझ में आ रही? बच्चों आगे देखिएगा, अब आगे 2 लगा चुका हूँ तो बहुत ध्यान देना। एक O ये रहा, एक O ये रहा। कितने O हो गए? 2 पहले लगा चुका हूँ तो मैंने उस O को यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गई बात? ये हिस्सा क्या कहलाता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये हिस्सा कहलाता है एसीटेट। अब आगे देखिएगा, एथिल हमारे पास एक ये रहा, एक एथिल हमारे पास ये रहा। कितने एथिल हो गए? 2 हो गए। 2 की गिनती हम पहले लगा चुके हैं। मैं यहाँ पर C2H5 लिखे देता हूँ। यह C2H5 क्या है? एथिल है। तो क्या मिला अपने को? एथिल एसीटेट। देखिए बच्चों कितनी सरल रिएक्शन हम लोगों ने एक और कर ली है, एसिटिक एनहाइड्राइड के संग अभिक्रिया। क्या होता है जब एथिल डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के संग कराई जाती है बच्चों, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है।
आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। बच्चों, हमारी अगली अभिक्रिया है HI के साथ अभिक्रिया। HI का मतलब आप जानते होंगे। HI को बच्चों बोला जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। H क्या चीज़ है? हाइड्रोजन। I क्या चीज़ है? आयोडीन है। जब आयोडीन जुड़ती है तो आयोडाइड कहलाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड के संग अभिक्रिया। यह रिएक्शन बच्चों इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों मैंने इसको अलग से बताया है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों बन सकती है। अब यह जो HI के संग अभिक्रिया है वह 2 प्रकार से एग्जाम में पूछी जाएगी। पहला जो प्रकार है वो इस तरह से है कि डाई एथिल ईथर को ठंडे HI के साथ में अभिकृत कराया जाता है। मतलब हमारे पास डाई एथिल ईथर होगा C2H5OC2H5 और जो HI होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, वह बच्चों कैसा होगा? वह ठंडा होगा। कैसा होगा बच्चों? ठंडा होगा। एक बात आपको ध्यान में यह रखनी है, अगर आपसे कहा जाए कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया ठंडे HI के संग में कराई जाती है, ठंडे HI के संग में कराई जाती है, तो अभिक्रिया क्या होने वाली है एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको तोड़ देता हूँ और इस तरह से इनको जोड़ देता हूँ। जब आप इनको जोड़ देंगे, ध्यान से देखिएगा, बाहर का हिस्सा क्या बचता है? C2H5। इधर वाला हिस्सा देखिए I। C2H5 क्या कहलाता है? एथिल कहलाता है। I का मतलब क्या हुआ? I को हम लोग आयोडाइड बोलते हैं। क्या बना बच्चों? एथिल आयोडाइड बना। और साथ में देखिएगा, अब अंदर वाले हिस्से को देख लीजिएगा, C2H5O और इससे हम लोग क्या जोड़ेंगे? H जोड़ेंगे। तो यह C2H5 क्या कहलाता है? एथिल कहलाता है। OH क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। आई होप यह रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया ठंडे HI के संग में कराई जाती है तो बच्चों एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल आपको प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर दोनों को गर्म कर दिया जाए। अगर बच्चों दोनों को गर्म किया जाएगा, रिएक्शन अलग हो जाएगी। बहुत ध्यान देना मेरे बच्चों। इसमें क्या करना है? हमारे पास फिर डाई एथिल ईथर है और इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके संग में कराने जा रहे हैं? HI के साथ में कराने जा रहे हैं। लेकिन है क्या? अब दोनों के मिश्रण को बच्चों अपन को गर्म करना है। तो जब आप दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे तब बच्चों देखिए क्या रिएक्शन होने वाली है। आपको HI के 2 अणु लेने हैं, 2 H हैं कि नहीं, और इन 2 H से आप इस O को जोड़ दीजिए। क्या बनेगा? H2O बनेगा। एथिल कितने हैं? 1 और 1 2, मतलब 2 C2H5। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। 2 अपने पास I दे रखा है, I को क्या बोलेंगे? आयोडाइड बोलेंगे। मतलब क्या कंपाउंड बना? एथिल आयोडाइड। आई होप आप दोनों रिएक्शन को कर लेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ठंडे HI के संग अभिक्रिया क्या होगी, तब बच्चों एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल बनेगा। और अगर बात की जाए दोनों को गर्म किया जाता है तब बच्चों उस स्थिति में एथिल आयोडाइड का निर्माण होगा। आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन का जिक्र करते हैं। अब जिस नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग जिक्र करने वाले हैं बच्चों, वह डाई एथिल ईथर का उपयोग। एग्जाम में बच्चों उपयोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी बच्चों कई बार पूछे गए हैं। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग किसी भी कंपाउंड का यूज पढ़ रहे हैं तो यूज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बच्चों यूज पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो डाई एथिल ईथर का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं? तो सबसे पहला मैंने लिख रखा है तेल, बसा और रेजिन। रेजिन बच्चों गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, आदि के विलायक के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।
सीधे शब्दों में डाईएथिल ईथर विलायक के रूप में बच्चों प्रयोग किया जाता है। और किसको डिजॉल्व करने में, किसको घोलने में, तो बच्चों तेल, वसा, रेजिन आदि के बच्चों विलायक के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरी बात लिखिए विलायक के निष्कर्षण में। निष्कर्षण शब्द आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे भी। शुद्ध करना, विलायक के शुद्धिकरण में कह सकते हैं या विलायक के निष्कर्षण में भी हम लोग कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध करने की प्रक्रिया निष्कर्षण कहलाती है। तो विलायक के रूप में भी बच्चों प्रयोग होता है और विलायक के निष्कर्षण में भी प्रयोग होता है। एक लास्ट मैंने बच्चों एक और पॉइंट रखा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में। आपको पता होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब एक तरफ मैग्नीशियम किसी हैलोजन से जुड़ा हो और दूसरी तरफ चाहे कार्बन की चेन या मतलब इस तरह से मैं कह सकता हूँ कार्बन की ही चेन होंगी, लेकिन एलिफेटिक भी जुड़ा हो सकता है। आप लोग इससे पहले की वीडियो को देखें जा करके, उसमें सारी बात मैं बता चुका हूँ। एलिफेटिक चेन भी जुड़ सकती है और बच्चों एरोमेटिक चेन भी जुड़ सकती है। तो फिर एक बार सुन लीजिएगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें मैग्नीशियम से एक तरफ एलिफेटिक या एरोमेटिक चेन जुड़ी होगी और दूसरी तरफ बच्चों हैलोजन समूह का कोई सदस्य जुड़ा होगा, तो ऐसे कंपाउंड बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। तो मैंने आपके सामने यूज रखे हैं, यूज को आप देख लीजिएगा। तो ये 3 यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें यह जो यूज सेकेंड नंबर का है विलायक के निष्कर्षण में बच्चों यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपके सामने डाईएथिल ईथर का निर्माण, उसके भौतिक रासायनिक गुण और उसके उपयोगों को रखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक करें। सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलता हूं ईथर के साथ ही। हमारे जो पॉइंट शेष रह गए होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और बच्चों इसी के साथ हम लोग ईथर को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में डाईएथिल ईथर ही अपने को पढ़ना है। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।